हाँ जी, इन अ फैक्ट्री द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। यानी कि हमारी कंपनी में बेटा हम जो फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब करते हैं वो वेजेस के ऊपर एक परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। या तो हमको अब्सॉर्प्शन की मेथड तो आती है बेटा, मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, लेबर कॉस्ट पर है। और कोशिश के अंदर भी हमने देखा था हर सवाल के अंदर लेबर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे। यहाँ पर भी कह रहा है कि आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेस के ऊपर कुछ परसेंटेज है। वो कितने परसेंट है वो नहीं पता हम, लेकिन वेजेस के ऊपर कुछ परसेंटेज है। ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। यानी कि ऑफिस के जो ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर कुछ परसेंटेज के हिसाब से। तो क्वेश्चन ने आपको बताया है अभी तक कि आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से लगाए जाते हैं वेजेस के ऊपर, और ऑफिस ओवरहेड कुछ परसेंटेज के हिसाब से लगाए जाते हैं वर्क कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। लेकिन हमको नहीं पता वो कुछ परसेंटेज कितनी है। तो क्वेश्चन ने बेटा आपको दो ऑर्डर की डिटेल दे रखी है जिन पे मटेरियल का, लेबर का खर्चा दे रखा है, प्राइम कॉस्ट अवेलेबल है। सेलिंग प्राइस आपके पास है 44,850, 61,880, और जो प्रॉफिट है बेटा वो कॉस्ट के ऊपर इतने इतने परसेंट है। तो बेटा अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं सेल्स में से अगर प्रॉफिट हटा दूं तो कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट के अंदर चार खर्चे हैं, मटेरियल का, लेबर का, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड। मटेरियल और लेबर तो दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड नहीं दे रखे। अब क्वेश्चन मुझसे मांग कह रहा है, मुझे वो रेट बताओ, वो अब्जॉर्प्शन का परसेंटेज। फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के ऊपर कितने परसेंट लगते हैं और ऑफिस ओवरहेड कितने परसेंट लगते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल सवाल है बेटा, आपके पास दो ऑर्डर की कॉस्ट दे रखी है और मैं मान रहा हूं, हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मान रहे हैं कुछ। क्या मान रहे हैं? लेट परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स on wages is X% and percentage of office overheads on factory cost is Y%। तो वेजेस के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड X% है और ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट के ऊपर Y% है। हमारे पास बेटा दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, ऑर्डर 1 2, ऑर्डर 1 एंड 2। इनके ऊपर बेटा मटेरियल का खर्चा क्वेश्चन में बताया गया है और वेजेस का खर्चा भी क्वेश्चन में बताया गया। 12,500, 10,000, 18 और 14। इनको ऐड कर देंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। 22,500 और 32,000। अब बेटा आप इसमें लगाते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेस के ऊपर X% के हिसाब से लगते हैं। तो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का X%, तो 10,000 का X%, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय X बाय 100, तो बेटा ये हो जाएगा 100X। और 14,000 मल्टीप्लाई बाय X बाय 100 तो 140X वेजेस का X बाय 100। तो बेटा हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट में बेटा आपने लगाने हैं ऑफिस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो कि है फैक्ट्री कॉस्ट का Y%। यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई किया जाएगा Y बाय 100 से।
फैक्ट्री कोस्ट का y बाय 100 करना है, तो बेटा अगर आप 22,500 का y बाय 100 करोगे तो हो जाएगा 225y प्लस 100x मल्टीप्लाई बाय y बाय 100, तो ये बचेगा x y। आगे 1 लिखना है तो लिख लो। और यहाँ पर बेटा 32,000 प्लस 140 x का y% मल्टीप्लाई बाय y बाय 100, 320y प्लस 1.4 x। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगी बेटा, टोटल कोस्ट। और टोटल कोस्ट में अगर आप प्रॉफिट ऐड कर दो तो आएगी सेल्स। और सेल क्वेश्चन में दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है। सेल है बेटा 44,850 और 61,880। और बेटा जो आपका प्रॉफिट है वो है कोस्ट के ऊपर, प्रॉफिट की परसेंटेज सेल पे नहीं है, किस पे दे रखी है, तो 15% कोस्ट पे प्रॉफिट है। बेटा कोस्ट तो हमारे पास है नहीं, जो चीज ना हो उसको 100 मान लो। तो बेटा अगर कोस्ट 100 है, प्रॉफिट कितना है 15, तो इसका मतलब सेल होगी 115 की वैल्यू। तो 44,850 अगर 115 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी, तो बेटा उससे कोस्ट आ जाएगी आप 39,000 पूरा। तो बाकी का हो जाएगा बेटा हमारे पास 5,850 रुपए प्रॉफिट। और 61,880 में बेटा जो प्रॉफिट है वो 12% ऑन कोस्ट है। तो अगर कोस्ट 100 है और प्रॉफिट 100 का 12 हो तो टोटल सेल हो जाएगी 112 की वैल्यू। तो बेटा अगर ये 112 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा 6,600। अब बेटा मेरे पास इक्वेशन रेडी है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। आओ बेटा इक्वेशन लिखिए। फर्स्ट इक्वेशन 22, अच्छा सुनो बेटा, वैसे तो इक्वेशन क्या बनती है जरा ध्यान से सुनो। 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस 1xy इज इक्वल टू 39,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो अगर बेटा ये 22,500 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाए तो सही इक्वेशन बनेगी बेटा हमारे पास 100x प्लस 225y 16,500। ये 39,000 में से बेटा ये वाला 22,500 माइनस करके। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है बेटा हमारे पास 32,000 प्लस 140 एक्स प्लस 320 वाई प्लस 1.4 एक्स वाई इक्वल टू 55 टू 50 में से 32,000 माइनस कर देंगे 140 एक्स 320 वाई और 1.40 एक्स वाई। हाँ जी 55,250 माइनस में 32,000 23। ठीक है जी। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई करना, इस वाले कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी 1.4 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा पहली इक्वेशन बन जाएगी 140x प्लस 225 मल्टीप्लाई का 1.4 315 प्लस 1.4 एक्स वाई इज इक्वल टू 16,500 मल्टीप्लाई 1.4 23,100। नीचे वाली इक्वेशन बेटा वही की वही रहेगी 140x प्लस 320y प्लस 1.4 एक्स वाई इज इक्वल टू 23,250। और बेटा अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 150। और अगर y की वैल्यू 30 है किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। y बेटा आपने माना था वो परसेंटेज जो आप ऑफिस ओवरहेड की लगाते हो फैक्ट्री कोस्ट के ऊपर, और x की वैल्यू आ जाएगी वो परसेंटेज जो आपको वेजेस के ऊपर लगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में जरा पुट करो y की वैल्यू और x की वैल्यू, बताओ यहीं पर ही पुट कर देते चलो। 100x प्लस 225 मल्टीप्लाई बाय 30
30x 20x. So 130x is equal to 9,750 x is equal to 75। तो बेटा x की वैल्यू 75 आ गई, y की वैल्यू 30 आ गई। यही परसेंटेज आपको ढूंढी थी कि हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेस के ऊपर कितने परसेंट है, 75, और हमारे जो ऑफिस ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर कितने परसेंट है, 30। सवाल हो गया समाप्त। सर परसेंटेज की पता अमाउंट तो निकाले ना वेजेस के ऊपर 75% वेजेस कैसे आता है 10,000 का। एक मिनट, अगर के साथ बेटा फिर मेरे को ये बता सवाल कैसे होता है। इसमें लिखा है कि फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड तो पहले तो आपको परसेंटेज तो निकालनी पड़ेगी, बिना परसेंटेज के तो कैसे निकालोगे, एक्स और वाई की टर्म में ही निकल सकता। परसेंटेज निकल गई, अब निकाल लो वेजेस के ऊपर 30% या 75% जो भी निकले, अमाउंट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सवाल ये परसेंटेज के साथ, अमाउंट में तो निकल आएगा, क्या दिक्कत है। अब जब परसेंटेज पता है कि भैया फैक्ट्री ओवरहेड 75% है तो वेजेस के ऊपर 75% बेटा हो जाएंगे 7,500 यहाँ पर, है कि नहीं, 10,500 हो जाएंगे यहाँ पर। बनेगा, अगर वाला चक्कर ही नहीं है ना बेटा, मैं कह रहा हूँ बनेगा, सवाल के ऊपर इक्वेशन ही ऐसे बन रही है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, फिर इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, वो दोनों कोफिशिएंट हमेशा ही बराबर आएंगे, अगर लग ही नहीं सकता इसको। जहां पे अगर लग सकता है ना वहां पर मैं खुद बता देता हूँ, यहाँ पे अगर नहीं लग पाएगा क्योंकि इसी के ऊपर पहले ये आया है, फिर इसके ऊपर वो आया, तो थर्ड कोफिशिएंट और फर्स्ट कोफिशिएंट अपने आप ही सेम आएंगे हमेशा। एक काम करो, इसको नोट मत करो, एक सवाल और देता हूँ ऐसे, वो कर दो। अच्छा ये वाला नोट कर ले, करो इसको, नोट करो, फिर बिल्कुल एक डिट्टो क्वेश्चन देता हूँ। एक सवाल को करके दिखाओ। बेटा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, दो जॉब का डेटा आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है, कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। इट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज द फैक्ट्री ओवरहेड एज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। The company has received a new order for manufacturing of the similar job. The estimated direct material and direct labor relating to the new order are 64,000 and 50,000 respectively. You are required to compute. अब बेटा देखो, ये जो डेटा आपको मिल रहा है बाद वाला नए ऑर्डर का, ये डेटा पता है क्यों बन रहा है, पहले आप बेटा ऊपर वाले दोनों जॉब का इस्तेमाल करके परसेंटेज निकालोगे, फिर इस नई जॉब के ऊपर वो परसेंटेज लगाओगे जिसका मटेरियल ये है, लेबर ये, फिर इसका सेलिंग प्राइस बताओगे आखिरी। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए होगी, तो सेलिंग प्राइस बताने के लिए बेटा आपको नहीं वाली जो ऑर्डर के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है, 10% कमा लेना चाहिए। क्वेश्चन में तो दे ही रखा होगा बेटा, घर से नहीं लेके जा सकते। से कॉस्ट तो मांगी नहीं है, प्रॉफिट मांगा है, सेल प्राइस मांगा है, सेल प्राइस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, तो मिस प्रिंट है यहाँ पर, 10% प्रॉफिट है।
ठीक है। एक बार टोटल कॉस्ट बता देना, फिर मैं परसेंटेज भी ठीक करवा दूंगा अगर ये गड़बड़ होगी। सेकंड में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? सब बेटा को डिवाइड कर ले। सेकंड में सबसे बढ़िया प्लेयर कौन है? ये नहीं पता, कल ही डाउनलोड किया। ये करिए उसके कौन सी वाली टेकन है? 7। तो उसमें तो बहुत सारे प्लेयर हैं और हाँ, एक क्लास में बंदा था, एक जीन ने करके लिया। एक क्लास में बंदा है तो जीन करके जिनसे खेलना आसान होता है वो सब बाहर आ गया। नहीं, वो आसान होता है उससे खेलना। आईडी से भी खेलना आसान उसको होता है। कॉम्बो ही कर पा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस मोड पे जा। सर आप क्लैरिफिकेशन के लिए क्या क्या तो उसमें हम घंटे का अंदर करके चलो, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन भी टाइम पर सीख लेते हैं। अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये तो हमने बेटा अब्जॉर्प्शन के टाइम पे समझा था कि आपके पास जो एक्चुअल ओवरहेड है, अगर आपने अकाउंट में उससे कम रिकॉर्ड करे अपने अब्जॉर्प्शन रेट की वजह से, तो अंडर अब्जॉर्प्शन आ जाएगी। ज्यादा रिकॉर्ड करने तो वो क्या हो जाएगा, ओवर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन अब हम उस डिफरेंस का करेंगे क्या? ठीक है बेटा, हमारे पास 3 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड है, कुछ करना की रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो आने दो। कुछ ना करो मेथड। 5 साल का हाँ, कुछ ना करो मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नारायण जी, वहां पे क्लास में चले जाओ आप। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये कौन सी तरीका है? ये किसका ऑर्डर है नारायण जी? किसका ऑर्डर है? वरुण सर। ओ ठीक है, एक्सेल। एक को यूज करते हैं, मतलब हर एक वर्ड को वो का रोज गुल्ला रोज रोज कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट अकाउंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ओके, सेकंड। दूसरा तरीका ये, भैया डिफरेंस आ रहा है तो खत्म करो, कॉस्टिंग में से चार्ज कर दो। तुमने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाले चैप्टर में तो किया है सर, वहां पर भी हमारे पास अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आती थी। हम या तो वहां पर कैरी फॉरवर्ड कर देते थे, या तो कॉस्टिंग मिल से चार्ज कर देते थे। सर याद तो कुछ नहीं आ रहा। याद आ रहा है? अच्छी बात है, आ रहा है तो फिर से दिखाता हूँ। देखो, जब आप बेटा यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, इसके अंदर बेटा जब आप लेजर बनाते हो ना, आपने जैसे यहाँ पर बनाया फैक्ट्री ओवरहेड कलेक्ट, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। या तो ये जो डिफरेंस है अंडर अब्जॉर्प्शन का, क्योंकि खर्चा तो लगा है 75,000, अब्जॉर्प्शन हुई एक्चुअल खर्चा कितना लगा देखो 75,000, और अब्जॉर्प्शन कितने की हुई है 60,000 की। तो आपने 15,000 रुपए कम अब्जॉर्ब करे, तो इस डिफरेंस को बेटा या तो आप बैलेंस कैरी डाउन छोड़ दो, कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, या फिर ये और लिखा हुआ है कॉस्टिंग मिल से चार्ज कर दो। डिफरेंस जो आ रहा है उसको कॉस्टिंग मिल में चार्ज कर दो, और आपने इसी के लिए एंट्री भी सीखी थी। सर डिफरेंस आ जाएगा तो कॉस्टिंग मिल में डाल देंगे। अंडर अब्जॉर्प्शन है तो कॉस्टिंग मिल डेबिट टू ओवरहेड, ओवर अब्जॉर्प्शन है तो वापस मंगा लेंगे ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग मिल। ये तो हमने सीखा हुआ सर पहले, हमको आता है। तो ये कोई नई बात थोड़ी हुई। तो 2 मेथड तो नई बात नहीं है। तो कितने क्वेश्चन दिए थे? या 3 सवाल करें, 2 बुक में से एक बात। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा है जी चार्ज टू पोस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ये दोनों मेथड आपको पहले से आते हैं। लेकिन पेपर में सवाल आ जाए और आपसे बोले जी मुझे ट्रीटमेंट करके दिखाओ, तुम दो लिख दो, क्या नंबर देगा? क्या? पेपर में सवाल आ जाए अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट करो, हाँ तो तुम दोनों ये लिखो, यही लाइन, या तो कैरी फॉरवर्ड या तो चार्ज टू पीएनएल। इसके नंबर थोड़ी मिले, ये बात है। तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए तीसरा मेथड, सप्लीमेंट्री रेट, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट।
यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। बड़ा सिंपल काम है बेटा सप्लीमेंट्री रेट का। सप्लीमेंट्री रेट का मतलब ये है क्योंकि अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन अगर आ रही है तो वो इस वजह से आ रही है कि आपने जो स्टार्टिंग में जो रेट निकाला था वो रेट सही नहीं है। आपने एक रेट ढूंढ लिया, एस्टिमेटेड डेटा था, उस रेट से आपने अब्जॉर्प्शन करी, वो अब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पाई, या तो ज्यादा हो गई या तो कम हो गया। अब आपको उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए आपको एक एडिशनल रेट चाहिए, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। खर्चा अगर कम चार्ज किया तो और चार्ज करने के लिए रेट चाहिए, खर्चा ज्यादा चार्ज कर लिया तो उसको रिवर्स करने के लिए रेट चाहिए। दोनों के बीच में आपको एक नया रेट चाहिए एडिशनल, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट करना है ओरिजिनल रेट, क्योंकि कम पड़ रहा था तो और रेट डालना पड़ेगा। तो वो नया रेट कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा? जो अब्जॉर्प्शन रेट होता है वो हम कब निकालते हैं? साल के शुरुआत में एस्टिमेटेड डेटा से। सप्लीमेंट्री रेट की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन ऑलरेडी निकाल चुके हो, आपको पता चल गया कि खर्चा 1 लाख रुपए का था, रिकॉर्ड सिर्फ 90,000 हुआ, 10,000 रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इस 10,000 को रिकॉर्ड करने के लिए रेट चाहिए। तो ये रेट आपको कब चाहिए होता है बेटा? साल के अंत में। और अंत में अब आप एस्टिमेटेड डेटा क्या क्या करोगे? जब अंत आ चुका है तो आपके पास तो एक्चुअल डेटा भी अवेलेबल है। एस्टिमेटेड डेटा से ही तो गड़बड़ क्रिएट हुई थी, है ना पीयूष? अब्जॉर्प्शन रेट एस्टिमेटेड डेटा से निकाल लिया था, एक्चुअल में डेटा बदल गया जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई। अब मेरे पास एक्चुअल डेटा भी है, एस्टिमेटेड डेटा भी, और मुझे ये भी पता है कि 10,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसको चार्ज करने के लिए मुझे एक और रेट चाहिए। क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ कि एस्टिमेटेड डेटा से रेट निकाला जाएगा? नहीं, जब आपके सामने एक्चुअल डेटा अवेलेबल है तो एक्चुअल डेटा से ही रेट निकाल लो और उसी पे अप्लाई कर देना, डिफरेंस आएगा ही नहीं, खत्म। तो ये लेकिन किसके लिए करना पड़ेगा? सिर्फ उस 10,000 के डिफरेंस के लिए। वो जो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आया है उसके लिए आपको एक एडिशनल रेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सप्लीमेंट्री रेट हम कैसे करते हैं बेटा? मान लो आपने देखा कि एक्चुअल ओवरहेड है 1 लाख, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड है 80,000, तो नजर आ गया कि अंडर अब्जॉर्प्शन है 20,000। अंडर अब्जॉर्प्शन कितनी है? 20,000 रुपए। अब ये 20,000 रुपए अंडर अब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी टोटल कॉस्ट में 20,000 रुपए चार्ज नहीं कर रखे, आपको चार्ज करने चाहिए। अंडर अब्जॉर्प्शन मतलब आपने खर्चा कम लिखा हुआ है, एक्चुअल में खर्चा ज्यादा है, आपने अपनी टोटल कॉस्ट में खर्चा कम लिखा है, तो आप इस खर्चे को डालो। अब जैसे ही आप इस खर्चे को चार्ज करने जाते हो, आपने देखा कि आपने जो प्रोडक्शन करी, बेटा कृपया ध्यान से समझे इस बात। आपने देखा कि आपने इस पूरे पीरियड में जो प्रोडक्शन करी वो प्रोडक्शन हुई है 10,000 यूनिट्स की। कितनी यूनिट की प्रोडक्शन है? 10,000 यूनिट। अब मैंने देखा कि 10,000 यूनिट बनी है और टोटल कॉस्ट में 20,000 रुपए कम डाले। अगर टोटल कॉस्ट कम लिखी है तो पर यूनिट कॉस्ट भी कम आ रही होगी। कितने रुपए कम आ रही होगी पर यूनिट कॉस्ट? 20,000 रुपये टोटल और 10,000 डिवाइडेड। सवाल तो बेटा मैं आसानी पूछ रहा हूँ, मेरे को तो थोड़ा सा फोकस चाहिए। 2 रुपये पर यूनिट। सर 2 रुपए पर यूनिट की गड़बड़ आ रही है। आपका एक्चुअल में खर्चा 20,000 रुपए कम लिखा गया है, तो 10,000 यूनिट पे ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब पर यूनिट पे 2 रुपए खर्चा कम लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आप हर यूनिट पे 2-2 रुपए का खर्चा बढ़ा दो तो काम खत्म। मैंने कहा ठीक है भैया जाओ, 2 रुपए पर यूनिट का रेट मिल गया ना। ये जो 2 रुपए पर यूनिट आपने निकाला है बेटा, ये आपकी एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकल चुका है, इसी को सप्लीमेंट्री रेट बोलते हैं। और ये पीरियड के अंत में निकलेगा जब अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आपके पास आ चुकी होगी, जब सारा पीरियड समाप्त हो चुका होगा। और अब आपके पास है भैया 10,000 यूनिट के ऊपर 2-2 रुपए के हिसाब से खर्चा चार्ज करना है। मैंने अपने अकाउंटेंट बोला जाओ भैया हर यूनिट के ऊपर 2-2 रुपए का बर्डन डाल दो, 2 रुपए नमक की तरह छिड़क दो। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 डाल दोगे, सारा खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा, काम खत्म। यही तुम्हारा पर्पस है। और पर्पस क्या है इसका? ट्रीटमेंट सर अगर ओवर एब्जॉर्प्शन आ रही है फिर निकाल लें, निचोड़ देंगे तो दो नमक कैसे निकलेगा? ना, निचोड़ दूं। अच्छा ठीक है। अल्टीमेटली ये भैया आपको तो अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी है, असली में थोड़ी तुमको नमक डालना है। हाँ असली में तो अकाउंट्स में एडजस्टमेंट। सर नमक तो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, आप क्या करें? वो देंगे भाई। अब सुनो, अब हर यूनिट के ऊपर 2-2 रुपए रिकॉर्ड करने हैं। मैंने अकाउंटेंट बोला जाके हर यूनिट पे 2-2 रुपए डालो, जाके 2-2 रुपए डालने लगा, पता चल रहा है सर 8,000 यूनिट तो बिक चुकी, सोल्ड। और आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है वो है केवल 2,000 यूनिट। कह रहे सर जो 8,000 यूनिट बिक गई उसका क्या करूं? क्या 2-2 रुपए का नमक लेके सबके घर चले जाओ कस्टमर के? कस्टमर को बोलो याद है आज से 1 साल पहले
तू मेरे से 1 यूनिट लेके गया, उस पे 2 रुपए रह गए, निकाल, क्या ये हो जाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा सर। इसका मतलब ये जो माल बिक चुका है, अब इसके ऊपर वो जो 2-2 रुपए का आप नमक रिकवर करना चाहते थे, अब वो रिकवर नहीं हो पाएगा। अब ये 16,000 रुपए खत्म, डूब चुके हैं, ये नुकसान हो गया है। इसको आप नुकसान की तरह चार्ज कर लो। कहाँ से? होस्टिंग फी, और क्योंकि अंडर अब्जॉर्प्शन आप रिकवर नहीं हो पाएगी, तो आप इसको क्या मान लो? नुकसान। अरे इस पे तो कर रहा हूँ बेटा, इसके लिए तो मैंने लिखा ही कहा है अभी इंग्लिश। 10 रुपए से जो बिक गया है उसके ऊपर नहीं मिल पाएगा, जो मेरे पास पड़ा है उस पे तो जो मैं चाहता हूँ मैं कर सकती हूँ। देख भाई, डाल दिए 2-2 रुपए, 4,000 रुपए डल गए। लॉस 10 लॉस क्या बात कर रहे बेटा, यही वाला पेन 6 रुपए का भी बन रहा है, और फिर तो बोलेगा सर 2,000 पेन 16 वाले हैं। एक कस्टमर आ गया, कस्टमर बोला कस्टमर में पेन दिखाओ, कह रहा है ये है एस्टिमेटेड डेटा के हिसाब से 6 रुपए, और ये है साल के अंत में बचे हुए माल का 16 रुपए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो 4,000 रुपए है जो मेरे पास माल पड़ा हुआ उसकी कॉस्ट में बढ़ा सकता हूं। तो एड टू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। कल तो 12,000 लगेगा। कौन सा 12,000 रह गया भाई? अब जैसे मान लो हमने 8,000, वो तो पहले 4,000 दे दिए, हमने बाई चांस दो रुपया वो हमने चार्ज हमने चार्ज नहीं दे रहा हूँ, हमने अब 2,000 में 2 रुपये चार्ज करके 4,000 का मार्केट मिलेगा ऐसा हो रहा है। वो तो पर सर वो तो हमारा तो लोग की गणना नहीं है, लेकिन क्यों करना पड़ेगा 12,000? 12,000 कहाँ है? तो बचेगा सर 16,000 है भाई। बेटा टोटल खर्चा तेरा 20,000 रुपए है जो तेरे को चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? तो 12 की तो बात ही नहीं है, तेरे को तो 16 में 4 ऐड करना चाहिए। एक तो खर्चा तो तेरा 20,000 रुपए चार्ज नहीं हो पाया ना। इधर देख, खर्चा कितना नहीं चार्ज हो पाया? 20,000। तेरा सवाल ये हो रहा था सर खर्चा मेरे को दिखाओ, 20,000 रुपए चार्ज कहाँ हुआ है? 16,000 पीएनएल में चार्ज हो गया, 4,000 ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज होगा, जिससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऐसे मंत्र पढ़ के नहीं बढ़ा सकते आप। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे बढ़ाना है ना, तो उसके लिए पहले डेबिट साइड पे खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब आप अपना ट्रेडिंग पीनल अकाउंट मतलब आप अपनी कोस्ट शीट बनाओगे, तो उसमें से उस वाले में अकाउंट में मान के चलना भैया एक खर्चा आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ना पड़ेगा 4,000 का, जिससे आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दोगे। इससे प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि खर्चा भी 4,000 से बढ़ गया और स्टॉक भी 4,000 से बढ़ गया। दूसरा खर्चा आपको पीनल में चार्ज करना पड़ेगा अंडर अब्जॉर्प्शन के नाम से 16,000 रुपए का। तो खर्चा पीनल में कितने का चार्ज करना है मेरे भाई? 20,000। तो पूरा 20 चार्ज होगा, लेकिन क्योंकि 4,000 तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना दिए, जिसकी वजह से वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। तो आपके नेट प्रॉफिट पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसके बराबर पड़ेगा? सिर्फ 16,000। ट्रीटमेंट ऐसे चलेगा। 4,000 जब स्टॉक की वैल्यू में बढ़ाने के लिए जा रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा भैया? कॉस्ट में जोड़ोगे भी तो सही। स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर मैंने खर्चा किया ही नहीं है तो उसकी वैल्यू में ऐड हो ही नहीं सकता। तो 20,000 रुपए 2 टुकड़ों में चार्ज होंगे, क्योंकि 16,000 तो अब माल से रिकवर नहीं हो सकते, तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाने का फायदा नहीं है, तो वो सीधा कॉस्टिंग पीरियड का पार्ट बन जाए। जो 4,000 आपके माल का पार्ट बन सकते हैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाओ और माल की वैल्यू बढ़ा दो। यही तो लिखा है बेटा, लॉस माना है मैंने, तो माना है लॉस, मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ। नहीं तो क्या लिखा? तो फिर सर ये फिर कहाँ से कहाँ से लाएंगे? मेरा घाटा हो गया। घाटे का मतलब क्या होता है? नुकसान मतलब क्या? लॉस मतलब क्या? जो चार्ज नहीं हो पा रहा, जो चार्ज हो गया फिर वो लॉस का है। कैसे करवाएगा? चल बता। ये अभी यही तो बोल रहा था, आदित्य भी अभी यही बोल रहा था, सर पूरे के पूरे 20,000 रुपए को इन 2,000 में डाल दो ना। क्या तफलीक है? तो भाई तफलीक ये है कि आपका माल में सीधा 10 रुपए पर यूनिट का इजाफा नहीं कर सकते ना आप। सारे माल की कॉस्ट 2,000 यूनिट पे डाल दी, बोली 2,000 यूनिट जिंदगी में नहीं बेच पाओगे। ठीक है, नहीं डाल सकते। अब नॉर्मल आइटम का इफेक्ट कस्टमर के ऊपर नहीं डाल सकते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते। चलो
अगर मान लो बेटा ये अंडर अब्जॉर्प्शन की जगह ओवर अब्जॉर्प्शन होती, क्या होती? ओवर अब्जॉर्प्शन, यानी कि तब आपने खर्चा ज्यादा चार्ज कर लिया होगा, कॉस्ट में ज्यादा खर्चा, कॉस्ट में ज्यादा अमाउंट चार्ज हो चुका है। अब मुझे खर्चा रिवर्स करना है। मान लो ये 20,000 रुपए ओवर अब्जॉर्प्शन है, 10,000 यूनिट बनाई है, इसका मतलब हर यूनिट पे 2-2 रुपए का बर्डन ऑलरेडी ज्यादा डला हुआ है। मैंने कहा जाओ हर यूनिट पे 2-2 रुपए कम करो। अब कम करने के पता चला 8,000 यूनिट तो बिक चुकी है। अब क्या कस्टमर को फोन करूं, भाई साहब 2 रुपए ले जाओ, जब मैंने मांगे नहीं, तो लेने देने भी नहीं। तो फिर पहले मैंने क्या मान लिया था, मेरा नुकसान मेरी किस्मत, मेरा फायदा मेरी किस्मत। अब अगर ओवर अब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर हम क्या लिखेंगे, चार्ज टू पोस्टिंग पीएनएल अकाउंट एज प्रॉफिट। अब ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा इनकम की तरह। प्लस जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसकी वैल्यू 2-2 हजार बढ़ाई हुई है, वो घटा सकते हो। डिडक्ट, ऐड नहीं कर रहा, इधर तो क्या लिखा हुआ है आपने अंडर ऑप्शन में, ऐड। अब क्या करोगे, डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश। तो अगर ओवर अब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा, रेट ऐसे ही निकलेगा। अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन ऐसे ही निकलेंगे, ट्रीटमेंट अपोजिट हो जाएगा। क्या चीज बदल जाएगी, ट्रीट। समझ में आ रही? तो ये सब तेरा ध्यान का है नहीं है सर, सब मेरे को समझ में आ रहा है सर। ओके, दैट्स गुड। घर पे थे बेटा सवाल करने? हम लोग आते हैं, हम बोल रहे हो